हेलो नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने है क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के ये इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर हैं। साथियों, आज जबरदस्त तरीके से शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए साथियों, लगातार खोज में लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपके सामने ये पेपर है और इसका हम जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम भी करेंगे। बहुत ही गहन तरीके से आपको जानकारी मिलने वाली है। साथियों, आपके सामने प्रश्न है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1971। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है तो 1971 में इसकी शुरुआत होती है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? 1971। लेकिन साथियों यहाँ पे सॉरी फॉर दैट 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1973। तो भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973। जी हाँ, प्रश्न क्या था, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। साथियों, चलिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ और जानकारी की बात कर लेते हैं। साथियों, यदि आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण, जी हाँ साथियों, पर्यावरण संरक्षण कब चालू किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आपको लिख, पर्यावरण संरक्षण कब किया गया था साथियों? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जो हुई थी वह 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हुई थी। वहीं पे वन्य जीव संरक्षण जो आया था अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत 1972 में हुई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा साथियों, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यदि आपसे पूछे प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको मिल गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको कलेक्ट करके रख लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है कि कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? जी हाँ साथियों, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा एवं यमुना, ऑप्शन बी है ताप्ती एवं नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी एवं गोदावरी, ऑप्शन डी है गोदावरी एवं नर्मदा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती एवं जो नर्मदा नदी है वह डेल्टा नहीं बनाती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, डेल्टा का मतलब ये होता है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। जी हाँ साथियों, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है वह नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या कौन सा डेल्टा बनता है साथियों? गंगा और ब्रह्मपुत्र से सुंदरवन का डेल्टा बनता है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो अच्छा, डेल्टा और एस्चुरी बनाने वाली नदियां किसे कहते हैं साथियों? ऐसी नदियां जो जहां से निकलती हैं, जैसे आप मेरी बात को सिंपल वे में समझिएगा, जैसे नहरों से निकल के नदियां जब समुद्र में मिलने से पहले किसी मैदानी भाग में जाकर के फैल जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। वही एस्चुरी ऐसी नदियों को बोलते हैं जो डायरेक्ट जाके सीधे समुद्र में जाके गिरती हैं। ठीक है, समुद्र में जाके जो नदियां डायरेक्ट गिरती हैं उनको एस्चुरी बोलते हैं। ऐसी नदियां जो समुद्र में गिरने से पहले कुछ मैदानी भाग में जाकर के होकर के आती हैं उनको क्या बोलते हैं? पहले मैदानी भाग में आई, उसके बाद समुद्र में मिलती हैं, ऐसी नदियों को डेल्टा बोलते हैं। ऐसी नदियां डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बनता है। सुंदरवन का डेल्टा कहां बनता है? तो पश्चिम बंगाल में बनता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक अगला तीसरा जो है, तो प्रश्न क्या बोलता है साथियों? प्रथम महिला, जी हाँ, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है विमला देवी, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृत कौर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूं, ऑप्शन सी, तो सुचेता जो कृपलानी कौन थी? तो सुचेता जो कृपलानी थी पहली महिला राज्यपाल थी। क्या ध्यान दीजिएगा, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। सरोजनी नायडू की बात करूंगा तो ये पहली महिला राज्यपाल थी, और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। कहां की बनी थी? यूपी की बनी थी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। जी हां, स्वास्थ्य पहली
भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जो थी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न है किसी प्रोटीन का उत्पादन, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? किस प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है? जी हाँ साथियों, किस प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है? पहला ऑप्शन है हिमेरिन, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रिनोजन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है इरेप्सिन। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न क्या है? हिमेरिन ऑप्शन में है, फाइब्रोनोजन ऑप्शन में है, इंसुलिन है या इरेप्सिन। तो प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो उसका हो जाएगा प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, तो आंसर हो जाएगा हिमेरिन। ठीक है, और वैसे अगर आंसर इसका हो जाना चाहिए रक्त को जमने से यदि बात होती, सिर्फ रक्त के जमने की, तो आंसर क्या देते? फाइब्रोनोजन। क्या देते? फाइब्रोनोजन। लेकिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, तो फिर आंसर हिमेरिन हो जाएगा। और रक्त जमने से रोकने की बात हो जाएगी तो ऑप्शन हो जाता फाइब्रोनोजन। इंसुलिन का काम क्या होता है? यह मधुमेह रोगी है। क्या काम करता है? मधुमेह जब रोग हो जाता है तो ये मदद करता है। इंसुलिन जो है तो अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन कहां स्रावित होता है? अग्नाशय से। यहाँ पे इरेप्सिन दिया हुआ, तो इरेप्सिन का कार्य क्या होता है? इरेप्सिन एक प्रोटीन होता है जो आंत के रस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आंत के रस में। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या? सारी बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्लासी की जंग के बाद, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? हैदर अली को, मीर कासिम को, मीर जाफर को या टीपू सुल्तान को? तो प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, तो नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? रैम या ई रैम या ईपीरोम या रोम? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहते हैं? तो रैम को जो होता है, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है। और रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा, जी हां, हमारा प्रश्न क्या है? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? जी हां, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? ऑप्शन ए है 1489, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1492, ऑप्शन डी है 1490। तो ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा प्रथम आने वाला पुर्तगाली था। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का ही आगमन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत में लास्ट में सबसे जाने वाले विदेशी कौन थे? तो वे भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। ये लोग कहां बसे हुए थे? पुदुचेरी, चंडीगढ़ जैसे इलाकों में ये निवास किया करते थे। अभी भी पुर्तगाली, बहुत से पुर्तगाली भारत में निवास करते हैं। पुर्तगालियों ने ही भारत में जो है तो तंबाकू के दिन पुर्तगालियों के ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विश्व संगठन, जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में वर्ष 2018 में सबसे पहले मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में वर्ष 2018 में सबसे पहला मलेरिया टीका का परीक्षण करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? कहां पे हुई थी? भारत में या इटली में या अफ्रीका में या यूनाइटेड किंगडम में? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में पायलट जो है तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। किस वजह से हुई थी? क्योंकि वहां पे मलेरिया टीका का परीक्षण देना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है WHO, इसका मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न है गोल गुम्बद। जी हां साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? गोल गुम्बद किस सदी में बनाया गया था? ऑप्शन ए है 15वीं, ऑप्शन बी है 16वीं सदी, ऑप्शन सी है 17वीं, ऑप्शन डी है 18वीं। तो ध्यान दीजिएगा, गोल गुम्बद जो है तो उसका निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। कौन सी सदी में? 17वीं सदी में। तो गोल गुम्बद 17वीं सदी में बनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है बाजरा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। तो
तो साथियों सर्वाधिक उत्पादन चावल का कहां किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, लेकिन धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो ये भी ध्यान देना है, प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलना है। कौन सा प्रश्न? कहां गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? कानपुर में किया जाता है, उत्तर प्रदेश कानपुर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न, सर्वाधिक खेती गेहूं की कहां होती है? तो गेहूं की खेती भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही होती है। ठीक है, तो ये भी जानकारी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्या है? संसद का चुनाव लड़ने के लिए, जी हां हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा प्रश्न को समझते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए होती है? ठीक है, क्या प्रश्न था? संसद का चुनाव लड़ने के लिए ये है, यहां से ये कर लेते हैं, संसद का चुनाव लड़ने के लिए, जी हां संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 26 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। चाहे वो संसद का चुनाव लड़ना हो, उसे एमएलए बनना हो, एमएलसी बनना हो, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने हो तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। यदि उनको क्या बनना है? राज्यसभा का संसद बनना है तो 30 वर्ष चाहिए। यदि उनको राष्ट्रपति बनना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, राज्यपाल बनना है, तो आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। तो इस तरीके से ये जानकारी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जर्नल ने, या नील्स बोर ने, या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या हेनरिच हर्टज ने? तो ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नील्स बोर कौन थे? तो नील्स बोर ने ही वो मॉडल दिया था जिसमें अपन कहते हैं ना कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जानकारी इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की जानकारी हमें नील्स बोर ने दी थी। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? यूएसबी क्या है साथियों? ध्यान देना है, यूएसबी क्या है? अल्टीमेट सर्विस बिट, या यूनिवर्सल सेट बैंड, या यूनिवर्सल सीरियल बस, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों यूएसबी क्या होता है? यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन अपना जो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए हो जाएगी साथियों। इसी तरह से लगातार आपके पास वीडियो आती रहेंगी। यदि हमारा चैनल हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।